नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों, यदि आप मैथ्स पेपर 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं आपको करवा रही हूँ मैथ्स के प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट्स। बेसिकली हम इस प्रैक्टिस सेट्स में क्या करेंगे, अभी तक आपके जितने भी पेपर आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के, उन सभी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे विथ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको सिलेबस की इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें मैं आपके साथ पूरा का पूरा आपका पेपर 2 का मैथ्स का सिलेबस भी डिस्कस करूंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको बिल्कुल तैयारी नहीं हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारी वीडियोस को देखिए, आपको धीरे धीरे करके सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन है, अ कार्टन कंटेन्स 5 lakh tablets of a certain medicine with each tablet weighing 30 mg। कहने का मतलब क्या है, एक कार्टन है जिसके अंदर क्या है, 5 लाख टैबलेट्स हैं और एक टैबलेट का जो वेट है वो कितना है, 30 mg है। उसके अंदर कहते हैं जो कार्टन है उसके अंदर हमारे कॉटन के पैकेट्स भी हैं जो कितने हैं, 1200 पैकेट्स हैं, राइट। और एक पैकेट का वेट कितना है, 50 ग्राम। तो बेटा पूछा गया है टोटल वेट जो है कंटेंट का कार्टन का किलोग्राम्स में कितना होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमारे को क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो हमें क्या करना है, हमें कहा गया है टोटल वेट। तो सीधी सी बात है बेटा, यदि मैं ये जो टैबलेट्स हैं इनके वेट को और जो कॉटन के पैकेट्स हैं इनके वेट को ऐड कर दूं तो हमें टोटल वेट मिलेगा, राइट। अब देखिए टैबलेट्स कितनी है, 5 लाख, 1/10, देखिए 5 लाख। एक पैकेट का, एक टैबलेट का जो वेट है वो कितना है, 30 mg। तो 5 लाख का कितना होगा, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। अब क्या है, प्लस आपका कितने पैकेट हैं कॉटन के, 1200 पैकेट हैं और एक कॉटन के पैकेट का वेट कितना है, 50 ग्राम और ये कितना है, मिलीग्राम। अब बेटा देखिए पहली चीज क्या है, हमारे को जो डाटा चाहिए वो किस में चाहिए, किलोग्राम में चाहिए। ठीक, अब आपको बेटा ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि 1 किलोग्राम में आपके कितने मिलीग्राम होते हैं, 10⁶ मिलीग्राम होते हैं। और 1 किलोग्राम में आपके कितने ग्राम होते हैं, आपके 1000 ग्राम्स होते हैं। तो हमें इस पूरे डाटा को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, आपको 30 मिलीग्राम, ठीक है। यदि बेटा 1 किलोग्राम में 10⁶ मिलीग्राम्स होते हैं तो 1 किलोग्राम मिलीग्राम में कितने किलोग्राम होंगे, 1/10⁶ मिलीग्राम, राइट। तो बेटा 30 मिलीग्राम में आपके कितने किलोग्राम होंगे, आपके होंगे 30 × 1/10⁶ किलोग्राम। तो कहने का मतलब क्या है, हम क्या करेंगे, इस नंबर को 10⁶ से डिवाइड कर देंगे, किस में चेंज करने के लिए, किलोग्राम में चेंज करने के लिए। उसी तरीके से ग्राम से किलोग्राम में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस नंबर को आपके 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा ये किस में चेंज हो जाएगा, किलोग्राम में। अब हमारा पूरा का पूरा डाटा किस में हो गया, हमारा किलोग्राम में। तो बेटा जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 15 + 60 = 75 किलोग्राम, राइट। तो बेटा इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सक्सेसर ऑफ, हमें पूछा गया है इसका सक्सेसर क्या होता है। तो बेटा हमारे 2 वर्ड्स होते हैं, एक होता है सक्सेसर और एक होता है हमारा प्रीडिसर्स, ठीक है। सक्सेसर्स में क्या होता है, मान लीजिए एक नंबर है 100, अगर मैं कह रही हूँ इसका सक्सेसर क्या है, तो बेटा सक्सेसर में हम क्या करते हैं, +1 कर देते हैं नंबर में। तो इसका सक्सेसर क्या होगा, 101। और अगर मैं कह रही हूँ इसका प्रीडिसर क्या है, तो हम क्या करते हैं, प्रीडिसर में हम -1 करते हैं। तो 100 का प्रीडिसर क्या होगा, 99,
उसी प्रकार हमें पूछा गया है कि इस नंबर का सक्सेसर क्या है, यानी कि जब मैं इसके अंदर +1 ऐड करती हूँ तो बेटा क्या आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, the sum of all the 3-digit number that can be formed using the digit A, B and C without repetition is a multiple of। ये कहते हैं हमें 3 डिजिट दे दी गई A, B, C, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन डिजिट से 3 डिजिट नंबर बनाना है और आपका नंबर डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो वो जो डिजिट्स हैं वो बिना रिपीटिशन के वो किसका मल्टीपल होगा। बेटा पहले तो ये चीज़ देखिए कि आप इस डिजिट से कितनी डिजिट्स बना सकते हैं विदाउट रिपीटिशन, ठीक है। तो इसका कितनी बना सकते हैं, लाइक आप बना सकते हैं ABC, फिर क्या हो सकता है आपका BAC, CAB, CBA, राइट। उसके बाद ACB, BAC, PCA। तो बेसिकली बेटा आपके कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, यहाँ पे 6 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ठीक है। ये कहते हैं यदि हम इन सब का सम कर दें तो इनका जो सम आएगा वो किस चीज़ का मल्टीपल होगा। अब आप ऐसे तो जज नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास क्या है, आपके पास डिजिट्स नहीं हैं, सिर्फ अल्फ़ाबेट्स हैं। तो बेटा हमेशा याद रखिएगा एक फॉर्मूला कि यदि हमारे को n डिजिट्स दे रखी है, ठीक है, और हमें अगर हमारा n डिजिट नंबर का हमें सम निकालना हो तो हम कैसे करेंगे। तो बेटा याद रखिएगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, n-1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ ऑल डिजिट्स, राइट, multiply by 111 up to n times। अब देखिए बेटा इसमें n क्या चीज़ होती है, n होता है हमारा कि n डिजिट नंबर, यानी कि हमें ये जो नंबर बनाना है ये कितने डिजिट का है। तो बेटा ये कितने डिजिट का है, हमारा नंबर 3 डिजिट का नंबर। तो n की वैल्यू कितनी होगी 3, 3 - 1 फैक्टोरियल इनटू सम ऑफ ऑल डिजिट्स। हमारे डिजिट्स कौन कौन से हैं, A, B, C। तो हमने यहाँ पे क्या करा, सम किया A + B + C मल्टीप्लाई बाय। अब हमें क्या करना है, हमने कहा था 111 हम कब तक लिखेंगे n टाइम्स, और n की वैल्यू कितनी है हमारी 3, तो हम क्या लिखेंगे 111, ठीक है। तो बेटा इसका आंसर है 2 फैक्टोरियल इंटू A + B + C इंटू 111, राइट। तो 2 फैक्टोरियल बेटा आप सभी को पता है कितना होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय A + B + C इंटू 111। तो आपका क्या आ गया 222 इंटू A + B + C, राइट। अब देखिए बेटा इन्होंने कहा कि इनमें से किसका मल्टीपल होगा, तो सीधी सी बात है बेटा इनमें से जो भी नंबर हमारा इस डिजिट को प्रॉपर तरीके से काट पाएगा, ये प्रॉपर तरीके से डिवाइड कर पाएगा, वही इसका मल्टीपल होगा। तो जब हम बेटा इन सभी को देखेंगे तो केवल हमारा इसमें जो ऑप्शन नंबर 37 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 है, ये हमारा 222 को डिवाइड करता है किससे, 6 टाइम्स। यानी कि जब हम 37 से 222 को आपका डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा। तो बेटा इसका आंसर क्या होगा 37। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये बेटा इस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में ज़रूर आते हैं, दिस इज़ योर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखिए बेसिकली इसमें क्या है, आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है, आपको एक्सप्रेशन दे रखा है और आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए अब क्या है कि क्वेश्चंस बेटा बहुत ईजी होते हैं, ऑल यू नीड इज़ प्रैक्टिस। आपको क्या चाहिए, प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे पेपर में उतनी जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, राइट। तो दिस इज योर इक्वेशन, ये आपकी इक्वेशन है। और आप सभी को पता है बेटा बोर्ड मास के रूल के हिसाब से सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। हमारे ब्रैकेट क्या है, ये रहा। बोर्ड मास क्या कहता है, BODMAS, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं हम, बोर्ड मास यानी कि ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यानी कि ऊपर वाला ब्रैकेट और नीचे वाला ब्रैकेट,
तो यहाँ पे करते हैं 1/4 प्लस, बेटा जब आप इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 35, यहाँ पे क्या आएगा 7 + 5 × 50, और यहाँ पे कितना आएगा 7 - 2/7, राइट। तो 1/4 प्लस ये कितना हुआ आपका 12/35 × 50, नीचे क्या आएगा 5/7। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रही हूँ, ठीक है। देखिए हम ये 1/4 तभी हमारा अलग ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 12 × 50/35 5/7। आपको पता है ये नंबर हमारा आगे नीचे आता है और ये नंबर हमारा ऊपर जाता है, करेक्ट। तो आपका क्या हो गया यहाँ पे, दिस इज लाइक 12 × 50 × 7/35 × 5, 7 5s are 35, 5 1s are 10, ठीक, और 5 2s are 10, तो 24। तो बेटा इक्वेशन क्या बनी 1/4 प्लस 24। मैं आपको एक एक स्टेप करके इसलिए दिखा रही हूँ ताकि बाद में आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ। इनका अगेन एलसीएम लेंगे बेटा, तो क्या आएगा 196/4, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 97/4, तो ऑप्शन नंबर 2। चलिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, इस पे भी एक क्वेश्चन आपका पेपर में हमेशा लगता ही लगता है। अलजेब्रिक इक्वेशंस बेटा इसमें बेसिकली क्या है, आपको अगर कुछ थोड़े से बेसिक फॉर्मूले भी याद हैं तो आप इसे आराम से कर सकते हैं। लाइक आपको ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है, ठीक है, आपको एक फॉर्मूला पता है बेटा a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² - 2ab, ठीक है। अब यहाँ पर आपके जो बेटा a है, ठीक है, इसको चलो मैं कंफ्यूजन दूर करने के लिए x और y मेंशन कर देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। देखिए आपको पता है बेटा x - y का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है x² + y² - 2xy, राइट। यहाँ पे बेटा x की वैल्यू क्या है आपकी a² और y की वैल्यू क्या है b²a, ठीक है। अब आपको इसके ऊपर फॉर्मूला लगाना है, तो बेटा आपका क्या है x² यानी कि a² क्या हो जाएगा, राइट, a² का होल स्क्वायर प्लस b² का होल स्क्वायर माइनस 2 × a² × b²a, राइट। आपने यहाँ पे क्या लगाया फॉर्मूला। अब आप क्या लिखेंगे आगे की इक्वेशन को। अब आप इसे सॉल्व कीजिए, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा a⁴ प्लस, जब हम बेटा स्क्वायर करते हैं तो ऊपर की जो पावर है वो ऐड हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगा b⁴ a² माइनस ट्वाइस ऑफ a³ b², यहाँ पे क्या है प्लस 2a³ b²। बेटा ये पॉजिटिव वैल्यू ये नेगेटिव वैल्यू तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगी, तो आपको आंसर क्या मिलेगा a⁴ प्लस b⁴ a²। क्या हमारे पास ये वैल्यू है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर 4 में। इसी तरीके से आपको ध्यान लगा के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चन इजी आते हैं अगर आपने थोड़ी प्रैक्टिस कर रखी है तो। देखिए अगेन एक ही सेट के अंदर हमारे को एक और अलजेब्रिक का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो अब आपको इससे अंदाज़ा लग सकता है कि हमारा अलजेब्रिक वाला टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट होता है। अगेन देखिए बेटा, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक बेटा फॉर्मूला होता है x² - y² = x - y × x + y,
राइट। इसे याद रखिएगा बेटा। इसमें x क्या है हमारा, यहाँ पे x दे रखा है 4mn प्लस 3n और y क्या दे रखा है 4mn माइनस 3n। अब हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे और अपने क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, राइट। तो देखिए बेटा, अब आपको पहले क्या करना है, x माइनस वाई। तो x की वैल्यू क्या है 4mn प्लस 3n, माइनस है तो बेटा जब माइनस होगा तो साइंस चेंज हो जाएंगे, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा 4mn और ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा प्लस 3n। नेक्स्ट है x प्लस वाई, 4mn प्लस 3n प्लस 4mn माइनस 3n। अब इस वाले ब्रैकेट के अंदर बेटा आपकी जो ये वैल्यूज है ये कैंसिल हो रही है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये कितना बचा 6n मल्टीप्लाई। अब इसमें बेटा आपकी ये वैल्यूज कैंसिल हो रही है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये कितना हुआ 8mn। तो जब आप बेटा इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका 48mn स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर 4, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है अ मिक्सचर ऑफ 3 एलिमेंट ए बी एंड सी हैज ए बी एंड सी इन द रेशियो 5:6:9 रेस्पेक्टिवली। इन्होंने कहा है एक मिक्सचर था, उसके अंदर जो एलिमेंट ए बी सी हैं वो इस रेशियो में प्रेजेंट है। तो हमें बताना है कि उस मिक्सचर के अंदर हमारी जो बी एलिमेंट है उसकी परसेंटेज में मात्रा कितनी थी, राइट। तो बेटा हमेशा याद रखिएगा कि परसेंटेज निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, हमें जिस चीज़ का परसेंट निकालना होता है प्लस टोटल वैल्यू। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, बी की परसेंटेज निकालनी है। बी का कंटेंट कितना था 6, तो हम क्या लिखेंगे बेटा 6 यहाँ पे लिखेंगे। और टोटल कितना है आपका यहाँ पे 9 और 6 15 प्लस 5 आपका कितना हो गया 20, राइट। तो 20 और आपको पता है परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना होता है 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 30%, क्या मिलेगा 30%। तो ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अनिल, भावना एंड चारू डिवाइडेड अ टोटल ऑफ 900 स्टैम्प्स। अब अनिल भावना चारू ने क्या करा, 900 स्टैम्प थे उन्हें डिवाइड कर दिया और किस रेशियो में डिवाइड किया 6:5:4 में। तो हमें बताना है कि जो अनिल के स्टैम्प्स थे और भावना के स्टैम्प्स थे उनमें कितना डिफरेंस था, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अनिल के पास कितने स्टैम्प्स थे और भावना के पास कितने स्टैम्प्स थे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसे मैंने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में भी बताया, हमें क्या निकालना होगा नंबर, राइट। तो अनिल के पास कितने हैं 6, तो अनिल के पास कितने हैं 6 और ये टोटल कितने हैं आपके 15 इंटू 900। तो इसमें आपको क्या वैल्यू मिलेगी 15 6 36, ठीक है। तो 6 36 बेसिकली 360 स्टैम्प्स, राइट। और भावना के पास कितने हैं, भावना 5, टोटल कितने हैं 15 900। तो भावना के पास कितने स्टैम्प्स हैं 300। तो दोनों के स्टैम्प्स में कितने का डिफरेंस है 60 का। सो योर आंसर विल बी 60। अगेन फिर से अलजेब्रा का देखिए क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अलजेब्रा का जो टॉपिक है कितना इम्पोर्टेंट है। अभी आपको एक ही सेट के अंदर थर्ड क्वेश्चन भी अलजेब्रा का देखने को मिल रहा है। अगेन इसमें कहा गया है हमें बताना है x² का कोफिशिएंट कितना होगा अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट करें।
तो देखिए इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर आपको पूरा का पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती। हमें जिस चीज़ का कोफिशिएंट पूछा जाता है उसी के लिए हमें सॉल्व करना पड़ता है, राइट। अब देखिए पूछा किसका गया, एक्स स्क्वायर। अब आपको पता है पहले इस नंबर को उठाइए, जब आप इस नंबर को उठाएंगे तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 4 हो जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं है। इससे पावर 3 हो जाएगी तो कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर आप इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी पावर क्या आएगी, एक्स स्क्वायर। तो हम इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आएगा, -16 एक्स स्क्वायर। उसी तरीके से अब हम इस नंबर को लेंगे -5x को, तो आप इससे करेंगे मल्टीप्लाई तो एक्स क्यूब हो जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, इससे करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, तो अब हम क्या करेंगे, इससे आपका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, -35 एक्स स्क्वायर। इससे करेंगे कोई फ़ायदा नहीं है, कोफिशिएंट क्या मिलेगा, एक्स। उसी तरीके से हम इस नंबर को देखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 4x स्क्वायर, राइट। तो जब आप बेटा इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट आंसर -47 एक्स स्क्वायर। सो कोफिशिएंट क्या होता है, जो इस नंबर के आगे का नंबर होता है उसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्स ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 12 डिग्री। ये कहते हैं कि 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 12 डिग्री है। अगर छोटा एंगल हमारा x है तो हमें 2x - 5 डिग्री की वैल्यू बतानी है। पहले तो ये समझिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम कितना होता है, 90। मान लीजिए 2 एंगल्स हैं x + y, इनका जिनका सम हमारा 90 डिग्री होता है, इनको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है। अब देखिए इन्होंने क्या कहा है, अच्छा इसमें एक वर्ड आता है सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री के केस में जो x + y है उसका जो सम कितना हो जाता है, 180। याद रखिएगा ये कॉम्प्लीमेंट्री का केस है, ये सप्लीमेंट्री का। अब क्योंकि हमारे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कॉम्प्लीमेंट्री, तो हम इसी को लेके समझेंगे। देखिए अब क्वेश्चन को पढ़िए क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्स ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 12 डिग्री। ये क्या कहते हैं कि हमारा जो एक एंगल है और जो दूसरा एंगल है उन दोनों के बीच में 12 डिग्री का फर्क है। क्या कहते हैं कि एक एंगल और दूसरे एंगल में कितना फर्क है, 12 डिग्री का। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि अब इन्होंने एक चीज़ और कही है कि x क्या है, हमारा छोटे वाला एंगल है, तो y हमारा क्या रहा होगा, बड़ा एंगल। तो y - x = 12 डिग्री, करेक्ट। इस लाइन के अकॉर्डिंग तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना। अब हमें ये पता है बेटा यहाँ पे x + y कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो क्या मैं यहाँ से वैल्यू पुट कर सकती हूँ y की। देखिए x को मैंने ऐसे रहने दिया, y की वैल्यू अभी हमने निकाली इक्वेशन 1 से, 12 + x। तो मैंने क्या लिखा, 12 + x = 90 डिग्री। तो कितना हुआ, 12x = 90 - 12, 2x = 8, राइट। और यहाँ पे कितना हुआ, 78। तो x की वैल्यू कितनी आई, 2 3 6, 2 9 18। तो बेटा x क्या है, हमने छोटे वाला माना था, तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 39। तो अब हमें किसकी वैल्यू 39, तो हमें वैल्यू क्या निकालनी है, 2x - 5 डिग्री, यानी कि 2 × 39 - 5 इस, तो आंसर क्या आएगा आपका, 73 डिग्री, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है एक ट्री था, ठीक है, लंबा सा ट्री था, कुछ तेज हवाओं की वजह से क्या हुआ, वो टूट गया। कितनी हाइट पे टूटा, 12 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड से 12 मीटर की दूरी पर, करेक्ट। तो अब देखिए ऐसा हुआ कि ये आपका एक ट्री था, अब इस 12 मीटर की दूरी पर ये टूट गया, और इस तरीके से टूटा कि इस ट्री का जो टॉप था, ऊपर का हिस्सा था, वो जमीन से जाके टकरा गया,
ठीक है, और जितनी दूरी पे टकराया वो कितनी डिस्टेंस है, 5 मीटर। तो इन्होंने पूछा है जो ओरिजिनल हाइट है ट्री की वो कितनी रही होगी। तो बेसिकली बेटा हमें क्या करना है, हमें इस लेंथ को निकालना है। और आप सभी को पता है पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है आपकी कि आपका हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमें निकालना है, परपेंडिकुलर कितना है 12, बेस कितना है 5, हाइपोटेनियस कितना है 144 प्लस 25, तो ये कितना हुआ बेटा 169। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 13। तो बेटा क्या रही होगी ओरिजिनल हाइट ट्री की 13 मीटर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीस्ट इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। ये कहते हैं लीस्ट इंटीरियर एंगल एक रेगुलर पॉलीगन के लिए कितना हो सकता है। पहली बात समझे पॉलीगन क्या होता है बेटा। पॉलीगन हमारी होती है 2D फिगर, 2D फिगर, ठीक है, प्लेन 2D फिगर, राइट। जैसे हमारे ये वाले हैं एक फेस, यानी कि बेसिकली क्या है इसके अंदर पॉलीगन के अंदर हमारा एक पूरा फेस होता है और ये 2D फिगर होती है। अगर मैं कहती हूँ रेगुलर, ठीक है, रेगुलर पॉलीगन, तो रेगुलर का मतलब क्या होगा कि हमारी जो भी आपकी फिगर होगी उसके जो साइड्स होंगे वो सभी क्या होंगे इक्वल होंगे, ठीक है, सभी साइड्स क्या होंगे इक्वल होंगे और इसलिए इनके एंगल्स भी क्या होंगे इक्वल होंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए अब ये वाला है एक फिगर, ये हमारी 2D फिगर है, प्लेन फिगर है, बट ये रेगुलर पॉलीगन नहीं है क्योंकि हमारी ये साइड इस साइड के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो रेगुलर पॉलीगन वो पॉलीगन होता है जिसकी सारी साइड्स आपस में क्या होती हैं इक्वल होती हैं। अब क्वेश्चन आता है कि लीस्ट इंटीरियर एंगल, ये कहते हैं सबसे कम इंटीरियर एंगल कितना हो सकता है। तो बेटा जो सबसे छोटा आपका रेगुलर पॉलीगन बनेगा वो कौन सा बनेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का, क्योंकि ये सभी को पता है कि एक प्लेन फिगर बनाने के लिए आपके पास मिनिमम कितनी लाइंस होनी चाहिए 3 लाइंस, और 3 लाइन से हमारा क्या बनता है ट्रायंगल, पहली चीज। अब क्योंकि रेगुलर है तो सभी साइड्स क्या होंगी इक्वल, और सभी साइड्स इक्वल किसकी होती हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की, करेक्ट, इक्विलेटरल ट्रायंगल की। और आप सभी को पता है ट्रायंगल का सम कितना होता है 180। जब ट्रायंगल का सम 180 होता है तो एक एंगल का सम कितना हो, एक एंगल की वैल्यू कितनी होगी 60 डिग्री। तो लीस्ट इंटीरियर एंगल कितना होगा आपका 60 डिग्री, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें से इस इनकरेक्ट बताना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन इसमें से मिलता है। तो बेटा आपको इसके लिए यूलर्स फॉर्मूला पता होना चाहिए। यूलर फॉर्मूला कहता है फेस प्लस वर्टेक्स प्लस फेस इज इक्वल टू एजिस प्लस 2। यदि हमारे पास इनमें से जो जो आपके स्टेटमेंट हैं वो इस फॉर्मूले को वेरीफाई कर रहे हैं तो वो सही है। जैसे कि इसमें कहा है 8 फेसेस 6 वर्टेक्स, रख के देख लेते हैं। 8 फेसेस 6 वर्टेक्स इज इक्वल टू 12 एजेस प्लस 2, 14 इज इक्वल टू 14। इसका मतलब ये तो पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। लेकिन मैं अगर इसे रखती हूँ तो 15 वर्टेक्स 10 फेसेस इज इक्वल टू 20 प्लस 2, ये कितना आया 25, ये कितना आया 22। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो आपका इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर देन 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। इसमें भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए लाइन ऑफ सिमेट्री क्या कहती है, लाइन ऑफ सिमेट्री कहती है यदि मैं एक लाइन खींचूं जो हमारी सेंटर से होती हुई जाए, ठीक है, यदि मैं एक लाइन खींचूं जो सेंटर से होती हुई जाए तो मेरे को क्या मिले, मिरर इमेज मिले। मिरर इमेज मतलब जैसी इमेज हमारी यहाँ है वैसी इमेज हमें यहाँ मिले। जैसे अगर मैं इस स्क्वायर से ही ऐसे एक लाइन खींचूँ तो आपकी जैसी इमेज यहाँ है बिल्कुल सेम टू सेम वैसी यहाँ है, राइट। यहाँ से खींचूंगी तो जैसी इमेज मेरी ऊपर वैसी नीचे, तो इसकी कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। ये क्या है आपका रेक्टेंगल है, ठीक है। इसी तरीके से हम निकालते हैं। तो बेटा आपका
जो लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट ऐसे होता है, तो मैं सेंटर से अगर एक लाइन खींचूं तो हमारे पास इसकी कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है, ओनली वन। ठीक है, एक एंगल होता है, एंगल कैसे बनता है, ऐसे, राइट। अगर मैं इसका बीच में से एक लाइन खींचूं तो हमारी इसकी कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है, वन। और जो बेटा पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम के क्या होता है, आपकी एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, क्योंकि जैसे मैं अगर ऐसे बीच में से एक लाइन, सीधी लाइन खींचूंगी तो ये और ये बिल्कुल डिफरेंट है। अगर मैं एक ऐसे लाइन खींचूंगी तो ये भी दोनों आपस में नहीं मिलते, तो इसलिए आपकी इसकी 0 होती है, इसकी 1, इसकी 1। लेकिन जो हमारा रोम्बस होता है, ये इसकी कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है बेटा, 2। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। सो गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ, ठीक है, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू।